वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड एटॉमिक मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं रदरफोर्ड का। हमने देखा था कि कैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद रिजल्ट्स निकाले और उसके रिजल्ट्स में, उसके एक्सपेरिमेंट्स में के बाद उसने रिजल्ट्स निकाले थे उनमें कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से वो एटॉमिक मॉडल जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उन्हीं का एक स्टूडेंट आता है 1911 में रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करते हैं। उसके ठीक 2 साल बाद 1913 में नील बोहर अपना एक एटॉमिक मॉडल देता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नेम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बेसिकली जो बोहर था वो रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था। अच्छा, अब क्या है इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो बेस करता था क्लासिकल थ्योरी पे, ठीक है, जबकि हमारे पास बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो बेस्ड करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक में हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वेल नोन जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट है और उन्होंने एक थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी। उस क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पर, उस क्वांटम थ्योरी को देखते हुए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब इस एटॉमिक मॉडल के बेसिकली हमारे पास 6 जो है वो पोस्टुलेट्स बनते हैं। अब हम बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे कि वो आखिर कहता क्या। वो कहते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है बेसिकली एक न्यूक्लियस पर और उस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है। आपको पता है कि सर्कल का एक रेडियस होता है, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम रेडियस। तो वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सेकेंड पॉस्टुलेट है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी विच इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्या है कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है। ऑर्बिट आपके पास बेसिकली क्या है? शेल्स है ना। अब आगे आप शेल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फिर सब शेल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो क्या है, ऑर्बिट, हर शेल की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। थर्ड आपके पास क्या है? एनर्जी इज नीदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। वो कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहता है ना, फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, और इसी में ही रिवॉल्व करता जा रहा है। अब क्या है, इस ऑर्बिट में रहते हुए वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमारे पास रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होती रहती है, इमिट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के ऊपर और उस एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि हकीकत इसके टोटली बरअक्स है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में, एक शेल में रिवॉल्व करता रहता है तो वो एनर्जी ना तो इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी कब इमिट करता है और कब एब्जॉर्ब करता है, अब ये देखेंगे। एनर्जी इज इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल कि ये ऑर्बिट 1 ले लो और ये ऑर्बिट 2 ले लो, ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाई है, ठीक है। ये देखिए क्या है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को जो है वो इमिट करता है। अब इसके बरअक्स का मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, तब एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि एनर्जी उसे रिक्वायर होगी एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने के लिए। फॉर एग्जांपल के आप क्लास में हो, आपकी 3rd पोजीशन है, आपको 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पर आना है, तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होगी ताकि आप वो 2nd पोजीशन अपनी क्लास में गेन कर सको। तो इसी हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी 3rd पोजीशन से अपनी 2nd पोजीशन पर या 1st पोजीशन पर जाना होता है तो उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो जंप कर
सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी दोनों हो गए। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब क्या है, ये जो चेंज इन एनर्जी है, अब देखें क्या था कि फॉर एग्जांपल कि इसका यहाँ पर एनर्जी लेवल आप 2 ले लो, जब उसने एनर्जी गेन की तो उसके एनर्जी लेवल 4 हो गया, तो एनर्जी में चेंज आया ना, ठीक है। तो चेंज आया, चेंज इन एनर्जी इज गिवन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, ठीक है। अब क्या है, पहली एनर्जी क्या थी, पहली एनर्जी आपके पास हमने सपोज कर ले 2 है, और जो नेक्स्ट एनर्जी जब अब्सॉर्ब कर लिया उसने तो वो हो गई है 4, ठीक है। तो क्या होगा, 4 में से 2 गए तो जवाब क्या आएगा, 2, ठीक है। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको उन्होंने इक्वल रख दिया आपके पास HV के। अब ये HV क्या है, HV बेसिकली जो H है आपके पास ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये प्लैंक्स मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है ये उसका कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। V क्या है हमारे पास, बेसिकली है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी है वो बराबर है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द एनर्जी ऑफ लाइट के। आपके पास सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। अब क्या है, वो कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट। अब ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करा उसकी एक स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है कि उसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। हर ऑर्बिट का जब कोई चीज मूव करती है ना तो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होती है। मोमेंटम बेसिकली इफेक्ट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो क्या है कि उस ऑर्बिट का फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, और जब कोई चीज सर्कुलर मूव करती है तो उसका मोमेंटम नहीं रहता, वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रिवॉल्व करिए सर्कुलर मोशन दे रही है, ठीक है। तो क्या है, आपके पास बेसिकली मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो mv होता है, लेकिन अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है तो इसीलिए साथ हम उस ऑर्बिट का RB मतलब रेडियस भी जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये आपके पास MVR बराबर किसके है, बराबर है आपके पास NH ओवर 2 पाई, ठीक है। अब क्या है, H आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, जबकि आपके पास पाई की वैल्यू भी 3.14 जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट नहीं है वो ये n है, ये n बेसिकली क्वांटम नंबर है किसी भी शेल का, ठीक है। शेल का ये क्वांटम नंबर है, पहले शेल का क्वांटम नंबर 1 हो सकता है, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 अप टू सो ऑन। अगर एक एटम में 10 ऑर्बिट हैं तो उसका क्वांटम नंबर जो 10वां शेल होगा, 10वां ऑर्बिट होगा, उसको क्वांटम नंबर 10 होगा, और जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो टोटली इस n के ऊपर बेस्ड करती है, ठीक है। अब क्या है, आपने क्या देखा कि आपके पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ये हमें पता थी। किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट का अपना एक स्पेसिफिक रेडियस है, ठीक है। फिर क्या उन्होंने बात की कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता, उसके इमिट करने और एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने एनर्जी रिलीज करनी है जब भी उसने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करनी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ने लोअर से हायर में जंप करना है तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता है जिसका अपना एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड होती है इस n की वैल्यू पर, जो कि आपके पास क्वांटम नंबर वैल्यू है किसकी, ऑर्बिट की। आई होप आपको जो है ये नील बोहर का एटॉमिक मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।